इंस्पायर पोर्टल, इंस्पायर मानक योजना का इंस्पायर पोर्टल से संचालन हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष मिशेल स्पीजिको से मुलाकात की? ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। पोलैंड की फुटबॉल उपलब्धियों को उन्हें बधाई देने के लिए, ठीक है ना। तो कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हो, फुटबॉल के उपलब्धियों में उन्हें बधाई क्यों देंगे? ऑप्शन गलत हो जाएगा। यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए, ठीक है ना। तो कबड्डी महासंघ जो है श्री मिशेल स्पीजिको, देखिए फॉरेनर नाम है, और पोलैंड में कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष हैं। और कबड्डी तो है इंडिया का है, एशियन खेल है, एशिया में प्रेवलेंट है। आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन देशों में जाना जाता है। तो यूरोप में अगर उसको बढ़ावा दे रहे हैं महासंघ, तो उनको ये क्या कर रहे होंगे? अप्रिशिएट कर रहे होंगे ना। भारत और पोलैंड के बीच व्यापार समझौता करने के लिए ये कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष से क्यों मिलेंगे? ये भी गलत हो गया। और खेलों के माध्यम से सैन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए, अब ये भी कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन इतना नहीं है, ये भी गलत है। तो यही आपका उत्तर सही है। तो अभी तक हमने देखा 1-2 प्रश्नों के उत्तर में समस्या आ रही है, बाकी उत्तर हमारे सही आ रहे हैं, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम मैदान आपका मुंबई में, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है ना। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार को किस, देखिए वो वाला प्रश्न आपने कितना इजीली, आपने नहीं भी पढ़ा रहता, ये वाला जो प्रश्न था, ये वाला जो प्रश्न है, आप कुछ नहीं पढ़े हैं, भारत पोलैंड यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप चारों ऑप्शन पढ़ते ध्यान से आप कर लेते। ये एकदम सामान्य कॉमन सेंस पर प्रश्न था, ठीक है ना। यहाँ पे वानखेड़े मुंबई पे हो गया, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है और संसद का भी हिस्सा होता है। राष्ट्रपति जो होता है, जो संसद होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, और ये कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। तो जो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे में मर्ज्ड है, ठीक है ना। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किसका अंग है, तो केवल विधायी हो सकता है, केवल विधायी हो, जैसे सांसद होता, सांसद केवल विधायी है, सांसद जो है केवल विधायी है। जुडिशियल तो नहीं है, जुडिशियल पावर राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ ना, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्तियाँ, ठीक है ना। तो इसके पास जुडिशियल पावर तो नहीं है, कार्यकारी शक्तियाँ इसके पास होती हैं, ठीक है ना। लेकिन केवल कार्यकारी शक्तियाँ या विधायी शक्तियाँ भी इसके पास है। तो विधायी शक्तियाँ क्या है? विधायी शक्तियाँ इसकी समझिएगा, जो उपराष्ट्रपति की, जब मतदान होता है और जब मतदान में बराबरी आ जाती है, जब राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल 67 के तहत। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और जब मतदान की बराबरी हो जाती है राज्यसभा में, तो क्या करता है, ये अपना डिसाइडिंग मत दे सकता है, ठीक है ना। और जो क्या बोलते हैं ना, वो एक लॉग जैम की स्थिति को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो विधायी शक्तियाँ भी इसके पास, कार्यपालिका और विधायी दोनों शक्तियाँ, ठीक है ना। संसदीय व्यवस्था में ऐसा ही होता है, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद बनाते हैं, और विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली जैसे कि वहाँ पे अमेरिका में, उसमें जो है कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सीजीएल के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, अच्छे से लगिए आप लोग। सीजीएल वालों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। चाबहार बंदरगाह के अंदर निम्नलिखित में, मैं तो कुछ ही एस्पिरेंट्स को जानता हूँ, तो जीएस के लिए आप घबराइएगा मत, मन एकदम शांत करके अपना पेपर दीजिएगा, सीजीएल का पेपर आने वाला है। चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जो भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? तो शहीद बेहेश्ती पोर्ट है। शहीद बेहेश्ती पोर्ट पे हुआ था अभी जब ये बम्बार्डिंग हो रही थी इजराइल वाले हमले में, तो शहीद बेहेश्ती पोर्ट बहुत काफ़ी, इसमें चाबहार और शहीद बेहेश्ती का बड़ा नाम आ रहा था कि इजराइल और यूएसए कहीं इसको बम्बार्डिंग ना कर दे, क्योंकि इंडिया का ढेर सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न वहीं कहीं ना कहीं से रिलेवेंट होके आ रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं।
माधवी पुरी बुश 2022 में सेबी की प्रमुख थी, सेबी की प्रमुख, अब इनके ऊपर केस भी हो गया है, ठीक है ना। और ये मार्च 2022 की बात में, 2022 में प्रमुख बनी थी लेकिन हाल फिलहाल में हटी। अब देखिए तुहिन कांता पांडे 28 फरवरी 2025, देखिए 2025 का भी प्रश्न आ गया यहाँ पे। तो आप कहाँ से देख रहे हो, 2023 से 2025 तक प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और किस पे बन रहे हैं, पर्सनैलिटी बेस्ड, जो व्यक्तित्व आधारित, कि कोई व्यक्ति है वो क्या था क्या बन गया, उस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन देखे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के प्रश्न हैं उन पे प्रश्न मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सऊदी अरब में मोदी को, पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ये नहीं है उसका नाम, उसका क्या तो नाम है, कुछ 2 अक्षर का नाम है सऊदी अरब का, दूसरा नागरिक पुरस्कार है, स्पेशल कुछ करके है उसका नाम। और ये तो कुवैत का है ना, ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये सऊदी का नहीं हो जाएगा, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तुहिन कांडा पांडे, तीसरा किस में गलत है, तीसरा इसमें, इसको हटा दो, तीसरा इसमें, इसको हटा दो। फिर देखते हैं, तीसरा इसमें है, इसको भी हटा दो, तो क्या सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है ना। अब जैसे तुहिन कांडा किस तारीख को हुए हैं, तुहिन कांडा पांडे सेबी के प्रमुख तो बने, ये तो पता है, लेकिन किस डेट को पता है ये मुझे भी नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि ये कुवैत में ऑर्डर ऑफ मुबारक नहीं था, वो सॉरी सऊदी अरब का नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, कोई स्पेशल ग्रैंड करके, ऑप्शन में रहता तो याद आ जाता, ठीक है ना। वो पढ़ रखा है लेकिन अभी दिमाग में नहीं याद आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा, 2 अक्षर का कुछ नाम है, मैंने कुछ दिन पहले ही रिवाइज किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों का स्पेशल अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये सब मिल चुका है, ठीक है ना। जैसे रसिया का सेंट एंड्रूज पोस्टल पुरस्कार, अरे वो सम्मान मिला है इनको, ठीक है ना। तो ये मुझे डेट तो नहीं पता था तुहिन कांडा का, लेकिन ये पता था कि तीसरा गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा ये वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जहां लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये काफ़ी प्रश्न प्रेवलेंट था, काफ़ी समय तक विशाखापत्तनम से बड़ी मात्रा में जापान के लिए होता था लौह अयस्क का आयात निर्यात। लेकिन अभी क्या हो गया, मरमुगांव जो है ये गोवा में एक बंदरगाह है, यहाँ से काफ़ी मात्रा में अब इस निर्यात हो रहा है लौह अयस्क का, ठीक है ना। वैसे तो लौह अयस्क का निर्यात नहीं करना चाहिए, अपने ही देश में खपाना चाहिए लोहे को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार टॉम ऑफ द सैंड, गीतांजलि श्री को ये बुकर पुरस्कार मिला है इस पुस्तक के लिए ना, टॉम ऑफ द सैंड, रेत समाधि हिंदी में इसका नाम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की क्या भूमिका है। तो तेल और बीज प्रौद्योगिकी मिशन में कुछ तेल और बीजों को बढ़ावा देने की बात हो रही होगी, तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दुग्ध विकास बोर्ड दूध उत्पादन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तेल और बीज प्रौद्योगिकी मिशन में वो दूध उत्पादन को क्यों बढ़ावा देगा। व्यापार नीतियों का नियमन करना ये तो काम ही नहीं है एनडीबी का, ठीक है ना। व्यापार नीतियों का नियमन नहीं करता, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों का विकास करना, ठीक है, ये भी नहीं है इसका, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये इसके ऊपर वाले प्रश्न पे थे, बैटरी लो हो गई है, उसका नोटिफिकेशन आ गया था। अभी देखिए, तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण, तो तेल और बीज प्रौद्योगिकी मिशन अभी चल रहा है आपके बजट से, तो उससे रिलेटेड यही वाला है, यही सही हो जाएगा, कॉमन सेंस पे है ये प्रश्न, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूची के संबंध में सही है, ठीक है ना। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति के बारे में बिल्कुल सही है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के संबंधित है, नगरीय निकायों से, नगर पालिका नगर निगम, ठीक है ना। पहली अनुसूची राज्यों के बारे में, दूसरी अनुसूची उनके वेतन के बारे में, और तीसरी अनुसूची शपथ जो है शपथ का प्रतिज्ञान, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा है जनजातियों के बारे में जो प्रावधान है, और पांचवा
अनुसूचित जनजाति के कुछ क्षेत्र, छठवां भी अनुसूचित जाति क्षेत्रों में असम AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में प्रावधान है छठवां। सातवां जो है सूचियों के बारे में है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सातवां। आठवां है भाषाओं के बारे में, और नौवां जो है वो कुछ अध्यादेशों को, कुछ अधिनियमों को प्रोटेक्शन देने के लिए, और 10वां दल बदल से, 11वां 12वां भी आपको बता दिया, ठीक है ना। इसकी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा आपको, वो बाद में बताऊंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अभी वो आप फिलहाल ये देखिए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022, कितना पुराना प्रश्न बिल्कुल ही, मतलब पेपर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये इतना पुराना प्रश्न है। विजन के 2022 का जो मेंस जब हो रहा था उस समय मैंने पढ़ा था। ये 3 साल हो गए इस बात को, मुझे लग रहा है धीरे धीरे तीसरा साल चल रहा है। बिल्कुल ये प्रश्न मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि आप 3 साल पुराना प्रश्न 2025 में पूछ रहे हैं कि कैदियों की पहचान अधिनियम की तुलना में अधिक व्यापक क्यों। क्योंकि कैदियों का जैविक और बायोमेट्रिक डाटा अनुमति देता है ये। तो यहाँ पे इथिकल प्रश्न ये उठता था कि उन्हें उनका जो है जैविक और बायोमेट्रिक डाटा है उसको भुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कैदी हुआ है तो कैद करने से ही वो अपराधी सिद्ध नहीं हो गया है, ठीक है। तो फिर बाद में उसको अगर वो निर्दोष सिद्ध होता है तो उसको अपना जैविक और बायोमेट्रिक डाटा मिटाने का भी आपको अधिकार देना चाहिए। ये इथिकल प्रश्न उठा था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। केवल दोषियों की पहचान, अब क्या ही गलत ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है ना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 से करते। देखिए एक ही पॉइंट से 2 प्रश्न पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। 356 कौन सा है आपका, राष्ट्रपति शासन से है जो राज्यों में लगता है, और 360 कौन सा, वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। कोविड काल में ऐसा लग रहा था कि वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, जबकि लगा नहीं। भारत के प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष में लागू हुए, तो ये 1991 में LPG सुधार हुए थे ना, LPG सुधार हुए थे। और समाजवाद की धारणा कम होती है और क्या बोलते हैं, पूंजीवाद की धारणा को बढ़ावा मिलता है। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुशैली विशेषताओं से परिभाषित होकर रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बट्रेस, रंगीन क्या बोलते हैं, रंगीन कांच की खिड़कियाँ, ये सारे क्या है, इंडो गॉथिक आर्ट है, ठीक है ना। चर्च वगैरह में आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलते हैं। नुकीले मेहराब, पॉइंटेड उनकी टिप होती है। रिब्ड वॉल्ट, फ्लाइंग बट्रेस, रंगीन कांच की खिड़कियाँ, ये तो मुझे पहचाना है। रिब्ड वॉल्ट और फ्लाइंग बट्रेस मैंने भी अभी ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है। क्या होता है, कोई स्पेशलिस्ट होगा वही बताएगा, ठीक है, इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, तो इंडो गॉथिक है। इंडो इस्लामी में नुकीले नहीं होते हैं, ऐसे मेहराब होते हैं गोल गुंबद टाइप के। इस्लामी शैली में कैसे होते हैं, गुंबदाकार होते हैं। और जब चर्च का आप देखेंगे तो मेहराब ऐसे होता है, नुकीला सा पॉइंटेड ऐसे होता है ना। दक्षिण भारत में तो विमान होते हैं ऐसा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सिफर होता है, आमलक होता है, ये ठीक है ना, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है ना। जैसे रंगनाथन मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। और मुगल शैली भी एकदम इंडो इस्लामी शैली ही होती है। मुगल शैली भी इंडो इस्लामी शैली ही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, हिंदी में पढ़ूंगा। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULI पिन, ठीक है, यूनिक लैंड का जो पहचान पिन है उसके लिए भारत में भूमि पार्सल को विशिष्ट पहचान प्रदान की गई है, ठीक है, बात सही है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, डिजिटल DILPM, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड DILRMP, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2016, इसके द्वारा इसको चलाया गया। इसके पहले एक और आया था, पहल आई थी, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसके तहत आपका वो क्या बोलते हैं, भूलेख वगैरह का ऑनलाइनकरण किया गया। 2008 में आया था, संभवतः 2008 में आया था, और ये 2016 में आया था। और यूपी में इसके तहत स्वामित्व योजना चल रही है, ठीक है ना, स्वामित्व।
इतनी बातों के बाद देखिए, एक विशिष्ट पहचान, ये प्रत्येक भूमि को एक विशिष्ट पहचान देगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। प्रत्येक भूमि को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है, 14 अंकीय पहचान पत्र देगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। आधार कार्ड में कितने होते हैं, 4 4 8 4 12। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। और 12 ही डिजिट होते हैं उत्तर प्रदेश के फैमिली कार्ड में, ठीक है ना। जैसे मेरा है 43 71 78 16 85 04, ठीक है। आधार डिटेल से कोई कुछ नहीं कर सकता है। यूनिक लैंड पिन भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के विवादों को हल करने में मदद करता है, ठीक है ना। अब ये यूनिक पिन होगा तो लैंड भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने और विवादों को हल करने में मदद करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है ये भी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, यूनिक लैंड पिन केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्राम सभा की ज़मीनें हैं और भी ढेर सारी ज़मीनें हैं। तो ये चौथा वाला आंसर गलत हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 3 सही होगा, चौथा वाला काट देंगे हम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है, इसका एक्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993। ये मैं एक वीडियो बना रखा है मैंने अपने चैनल पे, जिसमें संवैधानिक वैधानिक सब बता रखा है। उस वीडियो को कोई उतने ध्यान से देखता है, उनको लगता है कि हवा हवा। ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना, कोई ध्यान नहीं देता है इस बात को। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल कमीशन फॉर द फार्मर्स। ये आपका, ये नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स 2004 में आपका MS स्वामीनाथन के अध्यक्षता में गठित हुआ था। और MS स्वामीनाथन का हाल ही में देहांत हुआ था और उन्हें भारत रत्न भी मिला है। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न भी मिला है। और इन्होंने हरित क्रांति के लिए 1960 के दशक में, 70 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इसलिए जैसे अभी ये मुझे याद था, इनके ऊपर मेंस में प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए डिटेल में पढ़ा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, ठीक है ना। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, इसलिए वैधानिक निकाय नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक वैधानिक आयोग है। इसका अधिनियम है 1992 का अधिनियम है, पॉसिबली 1992 या 93 का, देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है ना। तो 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए तो भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण क्या है, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। कब आया था, MSP रिज्यूम CACP, ठीक है ना। CACP के गठन के बाद आता है, ठीक है ना। सेंट्रल कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हाँ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्राइस एंड कॉस्ट, ठीक है ना। कृषि मूल्य और लागत अधिनियम, ठीक है ना। तो ये बाद में आता है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में गिरावट तो नहीं आई। देखिए MSP आता है तो कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, गिरावट नहीं आती है, ठीक है। उच्च आयात शुल्क के माध्यम से अधिक सुरक्षा, ठीक है। ये उच्च आयात शुल्क नहीं होता है, ठीक है ना। उच्च आयात शुल्क नहीं होता, आयात शुल्क में कमी आती है LPG रिफॉर्म्स से, तो ये भी बात गलत होगी, ठीक है ना। निर्यात उन्मुखी नगदी फसल की ओर रुझान। अब LPG सुधारों से जो कंपनियां आती हैं वो कहती हैं हमें कच्चा माल चाहिए उद्योगों के लिए, तो हमें नगदी फसल चाहिए, खाद्यान्न फसलों में कम चाहिए। तो इस वजह से कृषि क्षेत्र में गिरावट आने का एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है ये। सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि। अभी आप ही सोचिए कि सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश होगा तो कृषि में गिरावट होगी कि वृद्धि होगी, तो बिल्कुल गलत बात है। तो यही वाला इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने में प्रमुख कठिनाई क्या है। क्योंकि सर्वे करना कठिन है ना, सर्वे करना कठिन है, ये बात सही है। आर्थिक संधियों में भाषाई बाधाओं के होने से कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी, ऐसा भी नहीं है। विज्ञापन का तो कोई लेना ही देना नहीं है, सर्वे करना है ना। और व्यापार सांख्यिकी का सटीक रिकॉर्डिंग ट्रेड से कोई लेना देना, ट्रेड क्या काम रहेगा। हैप्पीनेस के लिए ट्रेड की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे खुशहाल देशों में कौन है, भूटान है। भूटान में कहाँ इतना ट्रेड होता है। तो यहाँ पे यही वाला है कि सर्वेक्षण की विधियों में समानता और निरंतरता की सुनिश्चितता, ये एक समस्या है।
निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त करा? तो पहला ही ऑप्शन भरतनाट्यम सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? गरबा। गरबा को विश्व विरासत में एक अमूर्त अमूर्त विश्व विरासत में स्थान दिया गया। लावड़ी, लावड़ी कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्षेत्रीय नृत्य है, मराठी समुदाय का। और भांगड़ा जो है ये भी एक क्षेत्रीय नृत्य है पंजाबी संवर्ग द्वारा, ठीक है ना, पंजाबियों द्वारा किया जाने वाला एक क्षेत्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भांगड़ा हो गया। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो लोग जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा यहाँ कृषि में भी है, लगभग 70% लोग, लगभग 70 से 75% लोग कृषि में लगे हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में हो, तो उसका उत्तर सही उत्तर प्रदेश ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को मापने के लिए प्रमुख कितने हमको लेवल्स चेक करते हैं? वेरिएबल, की वेरिएबल कितने हम चेक करते हैं? तो 6 वेरिएबल है। क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा, और क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज, ठीक है ना, ऐसे कर करके 6 हैं। हेल्थ भी है उसमें एक, ठीक है ना। फिर क्या प्रश्न बोल रहा है? गुड फ्राइडे एक सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, ठीक है ना। सही तो लग रहा है ये वाला पहला ऑप्शन। फिर कह रहे हैं, यीशु के बलिदान मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इस दिन को गुड कहा जाता है। गुड क्यों हो जाएगा? अगर वो मर गए हैं तो क्या हो जाएगा? गुड क्यों कहा जाएगा? अच्छा, गुड इसलिए कहा जा सकता है, देखिए उल्टा ही मीनिंग निकल रहा था इसका, तो ये तो अपने मन से कुछ भी आप मीनिंग निकालें। गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पवित्रता दिखाता है, एक पवित्र कॉज के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए ये मर जाते, इसलिए इसको गुड बोला जाता है। तो आर इन्होंने सही मान लिया और ऊपर वाला गलत मान लिया। ईसाई विद्वानों परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया गुड फ्राइडे। तो यहाँ पे गुड जो है पवित्रता को दिखाता है, स्वीकार नहीं किया गया। गुड जो है डाइविनिटी, डिवाइन और होलीनेस का प्रतीक है। यहाँ पे गुड जो है डिवाइन और होली का सिनोनिम्स के तौर पे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आप तो एसएससी वाले हैं, आप बेटर समझते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश रहती है आपकी, ठीक है, आप तो बेटर समझते हैं। क्या हो गया इससे? अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक है? दिल्ली की है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ढेर सारे एसएससी एस्पिरेंट दिल्ली से ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये जनसंख्या के आंकड़े, अब जनसंख्या होने वाली है ना। एक चालक छड़ पर समान चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत वेग v से घूम रहा है, तो उसकी लंबाई l है, तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर b है, चुंबकीय क्षेत्र अगर b है और लंबाई l है रॉड की और उसकी वेलोसिटी v है, तो पूछ क्या रहा है कि ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जो बैटरी के टर्मिनल्स के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स होता है परिपथ में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इसका फॉर्मूला ये बी ई इज इक्वल टू बी एल वी, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप फॉर्मूला वगैरह थोड़ा ध्यान देंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र में एफटीए का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1996 में इसकी स्थापना होती है, 1996 में, जब सार्क विफल हो जाता है। तो इसमें बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो देश है उसमें भारत, बांग्लादेश और क्या बोलते हैं म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये सारे देश, हाँ इसमें श्रीलंका नहीं है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये सारे देश हैं। तो व्यापार बाधाओं को कम करके ये आसियान जैसा अपने आप को व्यापार बाधाओं को कम करके आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है, ठीक है ना। आसियान के नक्शे कदम पे चलना चाहता था, लेकिन अभी इसको बड़ी सफलता नहीं मिली। एक साझा मुद्रा तो अभी तक स्थापित करने का कभी उद्देश्य ही नहीं रहा। साझा मुद्रा स्थापित करना, एक कॉमन करेंसी का भी उद्देश्य नहीं रहा। रेगुलेट ट्रेड पॉलिसी ग्लोबली ट्रेड पॉलिसी एक क्षेत्रीय संगठन तो कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिर प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज,
कल्चरल सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना ये एक उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है ना। ये भी एक उद्देश्य है, कल्चरल आदान प्रदान को बढ़ाना एक उद्देश्य है, लेकिन जो बिम्स्टेक मेन जो है, आप इसका नाम पढ़िए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है ना। इकोनॉमिक कॉपरेशन, व्यापारिक आर्थिक सहयोग को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करता है? तो ये है PSLV C37, ठीक है। 2023 में किया था, मुझे याद आ रहा है, 2 साल हो गए इस घटना को अभी, ठीक है ना। तो 2022 से भी प्रश्न दिखे, 2023 से भी दिखे, 2024 से भी दिखे, 2025 से भी दिखे, या 4-4 साल का करंट अफेयर्स कोई पढ़ के जाएगा? मैं तो कहूँगा करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए, आप लोग मत छोड़िए। अगर आप जुड़े हुए हैं 2-3 सालों से रेगुलरली, तो आपका ज़रूर आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। अभी एकदम लेटेस्ट वाला जो 5-6 महीने वाला है उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब मार्च अप्रैल के बाद वाला ये नहीं कि एकदम रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 2-3 महीने का करंट अफेयर रट रहे हैं, नहीं आएगा उसमें से। मुझे तो लग नहीं रहा कि SSC CGL में उससे प्रश्न बनेंगे। हाँ, पहले का अगर पढ़ रखा है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है मित्रों। ड्यूस क्या होता है? टेनिस का शब्द होता है, टाई के जैसे यूज होता है, जब 40-40 पॉइंट बराबर हो जाता है तो ड्यूस शब्द यूज होता है, ठीक है ना। SC/ST समुदाय के बीच में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए कौन सा आपका मिशन आया है? स्टैंड अप इंडिया, ठीक है ना। स्टैंड अप इंडिया बिल्कुल सही जवाब है, स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को इसमें है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी, किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, ठीक है ना। किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर किसी आदमी की आय बढ़ रही है, किसी आदमी की इनकम बढ़ रही है तो मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है? कीमत, अगर किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी? घटेगी। इनकम बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, ठीक है। और कीमत जब बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, ठीक है ना। तो मांग का नियम आय के बढ़ने पे मांग और कीमत की विपरीत दिशाओं में चलती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। घटते सीमांत उत्पाद का नियम क्या कहता है? घटते सीमांत उत्पाद का नियम ये कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, कि एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आगत सीमांत उत्पाद में गिरावट लाती है, ठीक है ना। अगर आप बार बार आगत सीमांत, आगत मतलब इनपुट को बढ़ाते जाते हैं। मान लीजिए कि मुझे क्लासरूम चलाना है, ठीक है ना, मुझे क्लासरूम चलाना है, ठीक है। मैं एक डिजिटल बोर्ड खरीद के लाया, फिर मैंने एक क्या बोलते हैं एक माइक खरीद के लाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक असिस्टेंट भी रख लिया और मैंने एक अच्छा क्वालिटी का कैमरा भी ले लिया। अब मैंने क्या कहा कि एक और असिस्टेंट रख लेता हूँ, एक और असिस्टेंट रख लेता हूँ, 2-3 और क्या बोलते हैं माइक ले आता हूँ, तो उससे क्या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक टाइम सैचुरेट होने लगेगा ना। तो घटते सीमांत उत्पादकता क्या क्या नियम क्या कहता है कि एक निश्चित बिंदु के बाद आप कितना भी इनपुट लगा दीजिए, आपके जो सीमांत उत्पादन है, नेट प्रोडक्टिविटी, मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए लगाए और मेरा बहुत ही अच्छा जो है एकदम अच्छा सैचुरेशन आ गया और मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है, ठीक है ना, 2 लाख लगाने पे। लेकिन अगर मैं 3 लाख, 2 लाख लगाने पे मैं रोज़ क्या हो सकता है, मैं 2 लाख लगाने पे मैं 20 वीडियो बना रहा हूँ डेली, ठीक है ना। अब मान लीजिए हो सकता है मैंने 3 लाख बनाए तो मैं 25 वीडियो बना रहा हूँ, तो सीमांत उत्पादकता घट गई ना। 1 लाख रुपए और लगाए लेकिन 1 लाख में 10 वीडियो बन रहे हैं, अब अगले 1 लाख रुपए में मेरे 5 ही वीडियो एक्स्ट्रा बन पा रहे हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह के भी समझ सकते हैं कि अगर खेती में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाते जाएं तो उत्पादकता धीरे धीरे तो बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद और लेबर लगाने पे क्या हो जाएगा, अब उसका कोई मतलब नहीं होगा। 2-4 ऐसे क्या होंगे कोने में अपना तम्बाकू माकू दबा के मस्त रहेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, तो आपका सीमांत उत्पादकता यानी प्रति व्यक्ति जो उत्पादन हो रहा है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये बी वाले का ये ए हो गया। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील सीमांत उत्पादन में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ती है और फिर गिर जाती है, ठीक है। तो यही वाला है कि पहले आप ये इसी रूल को ये एक्सप्लेन कर रहा है जो बात की। आप क्या करते हैं, पहले आप इनपुट बढ़ाएंगे तो आपका क्या बढ़ता है, काम बढ़ता, इनपुट बढ़ाएंगे तो आपका
जो है वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन इनपुट बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका फिर सीमांत उत्पादन घट जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी का है 213, ठीक है। 213 किस में है? 213 ये वाला है ना, बिल्कुल सही हो गया। आप समझ भी पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई है? तो IIM की स्थापना की जाती है, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। वह कौन सी अनुसूची है जो विधायकों को दल बदल से, अभी सारी अनुसूचियां बताई थी ना, 12 10वीं अनुसूची दल बदल 1985, 52 52वें संविधान संशोधन, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है ना। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकता को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ठीक है ना। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, श्वेत रक्त कणिकाओं का बढ़ना होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, और जो एरिथ्रोसाइट होता है वो RBC होता है, ये होता है आपका RBC एरिथ्रोसाइट। और ये ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है आपका, एक होता है WBC, एक होता है RBC, WBC, और एक होता है आपका तीसरा जो कणिकाएं होती, तीसरे तरह की कणिकाएं, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इसका भी एक नाम होता है, अभी दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। प्लेटलेट्स, ये 4 कण होते हैं मेनली खून में। वह कौन सा बल ग्रहों और तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑब्वियस सी बात है कि जो सोलर सिस्टम है और जो पूरा प्लानिटरी सिस्टम है और जो भी पूरी आकाशगंगा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टेबलाइज होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 92 नंबर का प्रश्न है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 में कौन सा सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रह से पूर्व व्यक्ति से स्पष्ट सहमति ली जाए? तो हम मोबाइल, जब आपके मोबाइल में आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे डेटा का मांगता है ना एक्सेस, कि आप मैं आपका डाटा यूज़ करूँगा, अलाउ ऑल या अलाउ लिमिटेड एक्सेस, अब इस तरीके से आ रहा है। तो उद्देश्य सीमितता का सिद्धांत, ठीक है ना, पर्पज लिमिटेशन, उद्देश्य सीमितता, उद्देश्य सीमित करना नहीं है आपको भाई, एक्सप्लोर करना है सब कुछ, ये सिद्धांत नहीं है उद्देश्य सीमितता। भंडारण कटौती का अनुपालन, स्टोरेज रिडक्शन कंप्लायंस, ये भी नहीं है। अब भंडारण रिडक्शन की चीज़ें नहीं है। अब कंपनीज के पास भी भंडारण की पूरी क्षमता है और आपके मोबाइल में भी भंडारण की पूरी क्षमता। फिर अगला क्या है? डेटा स्थानीकरण। डेटा स्थानीकरण एक अलग ही कंसर्न है, ठीक है। बिग डेटा एनालिसिस और ये जो मार्केट है, अब अपने डेटा को, इंडिया कहता है कि हमारे डाटा को, इंडियन डाटा को इंडिया में ही स्टोर करो, ठीक है ना। नोटिस एंड चॉइस, आपको एक नोटिस दे रहा है कि हम आपके डेटा को संग्रह कर लें और उसके लिए आपकी पसंद है या नहीं पसंद, उसके आधार पे फ्रेमवर्क, तो ये सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट उपयोग करता है, उसका क्या करता है, उसकी उपयोगिता समाप्त होने लगती है। जैसे आपको बहुत भूख लगी, आपको एक रोटी मिल जाएगी, आपको बहुत खुशी होगी। अब आपको दूसरी रोटी मिलेगी, आपको पहली रोटी से कम खुशी होगी। आप 3 4 रोटी खा लेंगे, 5वीं रोटी आपको मान लो पेट भर गया, तो 6वीं रोटी आपको सजा लगने लगेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? घटती सीमांत उपयोगिता का, सबसे ज़्यादा पहली रोटी उपयोगी, दूसरी रोटी उससे कम, तीसरी उससे भी कम, चौथी उससे भी कम, 5वीं में आपका पेट भर गया तो 6वीं रोटी आपकी किसी काम की नहीं रह गई, ठीक है ना। प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है, ठीक है ना। सीमांत का मतलब एक से मिलने वाला फायदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ये इंडिया है अगर आपका, तो नर्मदा ऐसे आती है, फिर उसके नीचे पहले नर्मदा, फिर तापी, यहाँ पे ऐसे है ना गुजरात, तो नर्मदा आती है, फिर तापी आती है, माही भी ऐसे ही आती है, और क्या होता है, गोदावरी ऐसे आती है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे नदियाँ हैं ना। तो ये दिशा कौन सी है? ये पश्चिम है, और ये दिशा कौन सी है? पूरब है। तो पूरब की ओर कौन बह रहा है? गोदावरी बह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ठीक है, ये इसको मिलान करना है। तो सोहर, सोहर हमारे यहाँ जन्म दिनों में गाया जाता है। ललना हिंद के सितारा भी मनोज तिवारी का आया था ना वो पंचायत सीरीज में, सोहर सॉन्ग बहुत फेमस है, ठीक है ना। और छकरी, छकरी पहाड़ों से संबंधित है, इतना मुझे पता, ठीक है ना। उसके बाद लेमन, लेमन तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। कजरी क्या होता है? कजरी जो होता है वर्षा ऋतु में रात भर गाए गए महिला गीत हो, अर्धवृत्ताकार नेत्र होते हैं। इसकी शुरुआत मिर्ज़ापुर में हुई है। तो सोहर और कजरी यूपी वाले बिहार वाले जानते हैं इसको। तो अभी देखते हैं हमारा काम बन रहा है कुछ। ए का 2 है, ए का 2 तो किसी में नहीं है। ए का 2 किस में है? अच्छा, एक ही ऑप्शन में ए का 2। तो क्या सोहर भी पता होता है आपको तो आपका काम बन जाता है, ठीक है ना। जन्मोत्सव में राम और कृष्ण के जन्म के गीत गाए जाते हैं इसमें। और वो हिंद के सितारा, ललना हमारे हिंद के सितारा हुई हैं। तो यूपी के ये लोग हैं, यूपी बिहार वाले इसको जानते हैं। बाकी छकरी और लेमन ये मैंने सुना है पहाड़ों से संबंधित है। छकरी तो सुना सुना आ रहा है कुछ, देखते हैं क्या है। बी का 4 है, ठीक है ना। बी का 4 है यानी कि रबाब सारंगी, तुम्बक नारी, कश्मीरी समूह। कश्मीर का है ना, कश्मीर भी तो पहाड़ी क्षेत्र है। और लेमन, ये पहाड़ की चोटियों पे लड़का लड़की एक दूसरे के द्वारा गए गए प्रेम गीत गूंज उठे हैं, ठीक है। लेमन भी पहाड़ से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तो ये लोकनृत्य और लोकगीत पे आ रहा है प्रश्न, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर आपको देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार में उद्गम नहीं लेती है? तो इसमें से गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी है। गंगा नदी जो है ये हिमालय ग्लेशियर से आती है, ठीक है ना। कृष्णा कावेरी नहीं है, ये दोनों प्रायद्वीपीय हैं। तो गंगा जो है उसमें। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चला के इस क्षेत्र को लंबे समय तक आक्रमण किया था? तो ये औरंगजेब था ना। छावा मूवी अभी आई है ना, औरंगजेब ने जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो दक्कन को जीतने के लिए काफ़ी लंबा अपना वो आक्रमण चलाता है और काफ़ी क्षेत्रों को जीतता भी है दक्कन के, ठीक है ना। फिर 99, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें था। चाणक्य की सहायता से इसमें घनानंद को हरा के नंद वंश का समापन करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। कृषि क्षेत्र में उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों को स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो औद्योगिकरण नहीं है। औद्योगिकरण मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ उद्योग नहीं वहाँ उद्योग लगाना, तो ये नहीं है। कृषि क्षेत्र से उद्योग और सेवा में स्थानांतरण होना, ऐसा नहीं। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या होता है? किसी क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का विकास होना। डायरेक्ट अर्बनाइजेशन भी होता है और एक अर्बनाइजेशन ऐसा होता है कि कोई टाउन था वो अर्बन क्षेत्र में विकसित हो रहा है। दो तरह के अर्बनाइजेशन। जैसे नोएडा क्या है, डायरेक्ट अर्बनाइजेशन है, ठीक है ना। और आपका कैसे, मान लीजिए कि कोई गांव था मान लीजिए पहले, अब वो धीरे धीरे शहर हो गया, धीरे धीरे। जैसे हरियाणा के कुछ गांव में अब काफ़ी बड़े शहर हो गया। जैसे गुड़गांव, गुड़गांव पहले क्या रहा होगा? गांव रहा होगा, फिर अब धीरे धीरे वो शहर हो गया, ठीक है ना। शहरीकरण भी नहीं है ये। एक देखिए ऑक्यूपेशन विविधीकरण, ये सही है। आर्थिक संक्रमण से लोग कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। आर्थिक संक्रमण का क्या मतलब होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि से उद्योगों की ओर जा रही है। ये किसी बड़ी अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में आर्थिक संक्रमण पढ़िए, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो ये बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम वेरासिटी, वेरासिटी मतलब सत्यता होती है, ठीक है ना। वेरासिटी मतलब सत्यता, और इसका एंटोनिम हो जाएगा झूठापन, फॉल्सहुड, ठीक है। ये अंग्रेजी अब नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको मित्रों, ठीक है। अभी इस सेशन को यहीं रोकते हैं। तो जीएस के पेपर से घबराना नहीं है आपको। आपका जो इसमें जो करंट अफेयर्स है, अगर आपने पहले का पढ़ रखा तो आपके बहुत काम आएगा। और आप अभी इधर के हाल फिलहाल की जो 5-6 महीने के करंट अफेयर्स हैं इनको छोड़ सकते हैं। मुझे जो सीजीएल का समझ में आ रहा है, अगर मार्च अप्रैल तक का करंट कर लेते हैं और 2-3 साल का मोटा मोटा करंट अफेयर्स पढ़िए, नहीं कि एकदम छोटा छोटा फैक्ट और बहुत डिटेल में पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट हुए उनको ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो आपका पहले का आपका पढ़ा हुआ जो सामान्य ज्ञान है वो भी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, जय हिंद। इसको आप अभी और आपको पेपर में दिखाता हूँ, उससे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अगले सेशन में देखते हैं, धन्यवाद।